अगला जो आपका टॉपिक होता है बच्चों, वो है कि इज लॉ ऑफ टॉट और लॉ ऑफ टॉट्स। दो शब्द यहाँ पे प्रयोग किए जा रहे हैं कि क्या ये अपकृत्य विधि है या अपकृत्यों की विधि है। ये समस्या बार बार अनावश्यक रूप से भी मैंने देखा है कि लोगों के बीच में है, इसके टाइटल को लेकर या इसके भाव को लेकर, इस भाव को लेकर कि क्या ये अपकृत्य विधि है या अपकृत्यों की विधि है। असल में इसका कारण क्या है, ये जैसे ही आप जानेंगे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों ऐसा कहा जाता है। देखिए, इन दोनों बातों को जानने के पहले आपको ये जानना होगा कि विनफील्ड महोदय ने इसको लॉ ऑफ टॉट कहा है और सामंड महोदय ने लॉ ऑफ टॉट्स कहा है। तो क्या इसमें से कोई सही और कोई गलत है? दोनों ही महानतम विद्वान है, दोनों की बात क्या करनी। अब विनफील्ड की डेफिनेशन और सामंड की डेफिनेशन पे अगर हम चर्चा करेंगे, अभी हम करेंगे चर्चा, तो हम लोग बेसिकली एक बात ये प्राप्त करेंगे कि विनफील्ड जो भी बात कह रहे हैं वो बात कह रहे हैं पूरे इंटायर सोसाइटी के अगेंस्ट एक ड्यूटी की बात। ड्यूटी मस्ट बी फॉलोड बाय एनी पर्सन एंड ड्यूटी मस्ट बी टुवर्ड्स द ऑल पर्संस ऑफ द सोसाइटी, मीन्स इन ए वेरी एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट। एक सार्वभौमिक आधार पर सिद्धांत की बात करते हैं। ये बात करते हैं नैरोवर कॉन्सेप्ट पर। नहीं समझ में आई होगी बात, मैं बताता हूं। अभी जब शुरुआत हम लोगों ने की, जब इतिहास की हम चर्चा कर रहे थे, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हमने चर्चा की कि लॉ ऑफ टॉट में जो प्रारंभिक स्तर पे जो कमी थी वो ये थी कि जो ज्यूरी मेंबर तय कर देता था उसी को माना जाता था कि ये टॉर्टियस लायबिलिटी के अंतर्गत आता है, इसमें रेमेडी मिलनी चाहिए। टॉर्ट का जन्म ही होता है रिट और जुडिशियल डिसीजन से। अब कहा यह जाता था कि यदि पहले से कोई रेमेडी है तब तो अगर आप आ रहे हैं तो आपके राइट को स्टैब्लिश करेगी कोर्ट। अगर पहले से रेमेडी नहीं है तो आपके राइट को स्टैब्लिश नहीं करेगी। यानी पहले से कुछ पर्टिकुलर टॉर्ट्स अलग अलग हैं, आपका मामला भी उस टॉर्ट में आता है, तब तो वो मामला आपके लिए है, यानी आपका इलाज मिलेगा। दवा पहले से है तब तो बीमारी का इलाज होगा। लेकिन इसमें होता क्या था कि कई बार अगर वैसे ही सेम नेचर के टॉर्ट नहीं पहले से डिसाइडेड होते थे तो लोगों को रेमेडी नहीं मिल पाती थी। तो बाद में एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ जिसको हम कहते हैं यूबी जस ईबी रिमीडियम, यानी वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। अगर आपका अधिकार है तो आपको उपचार मिलेगा, यानी अगर आप बीमार हैं तो दवा नहीं भी है तो बनाकर मिलेगी, दी जाएगी आपके उपचार के लिए। तो विनफील्ड महोदय, सॉरी बच्चों, विनफील्ड महोदय की बात लॉ ऑफ टॉर्ट है और सामंड महोदय की बात लॉ ऑफ टॉर्ट्स है। अब इनकी परिभाषा में जब हम जाएंगे तो हमें यह बात और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी। तो हम लोग इनकी परिभाषा में आते हैं। सामंड की परिभाषा देखिए क्या कहती है। सामंड की परिभाषा कहती है टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, ये सभी कोई मान रहा है, फॉर विच द रेमेडी इज अ कॉमन लॉ एक्शन फॉर एन अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। सामंड ने देखिए कॉमन लॉ एक्शन की बात कर दी, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की, अपरिनिर्धारित नुकसानी की पूर्ति कौन करेगा? कॉमन लॉ करेगा। यानी कि कॉमन लॉ के अंतर्गत जो पहले से डिसाइडेड मामले हैं वे ही टॉर्ट के अंतर्गत आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। अब विच इज नॉट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सभी कोई कह रहा है, छोड़ दीजिए। सामंड का मूल मुद्दा यह है कि कोई भी अगर टॉर्ट है और वो टॉर्ट कॉमन लॉ ने डिसाइड पहले से किया हुआ है, तभी उसमें अनलिक्विडेटेड डैमेज प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको क्षतिपूर्ति दी जाएगी अपरिनिर्धारित। अब इसको सामंड कहते क्या है? इसको सामंड समझाते हैं पिजन होल थ्योरी के अंतर्गत। पिजन होल थ्योरी क्या है? सामंड कहते हैं कि साहब, एक कबूतर खाना है, इस कबूतर खाने में जितने खाने बने हुए हैं उन खानों में अगर आपका मामला आता है तब तो आपको रेमेडी मिलेगी, अदरवाइज आपको रेमेडी नहीं मिलेगी।
सामंड की इस बात को लेकर ही लोग कहते हैं कि सामंड का ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत नैरोवर कॉन्सेप्ट है, बहुत संकरा कॉन्सेप्ट है। वो डेवलपिंग टॉर्टियस लाइबिलिटी की बात नहीं करते। इसलिए सामंड कहते हैं कि लॉ ऑफ टॉर्ट होगा, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। अलग अलग मुद्दे हैं तो लॉ ऑफ टॉर्ट हो गया, एक से अधिक हो गया ना। अगर इसमें मामला आ रहा है तब तो ये है। लेकिन सामंड की इस बात की आलोचना कितनी भी कर ली जाए, बहुत विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, सामंड के इस बात की आलोचना कितनी भी कर ली जाए, सामंड की इस बात को काटा नहीं जा सकता। इसका मैं अपना स्वतः एक उदाहरण देके बताता हूं। जैसे आप लोग जब क्राइम पढ़ते हैं बच्चों, तो क्राइम में आपने जाना है कि मेंस रिया और एक्टस रिया, ये दो इंग्रेडिएंट मिलेगा तभी क्राइम बनेगा। यानी पर्टिकुलर अगर ऐसा कोई नेचर है, ऐसा कोई इंग्रेडिएंट है, ऐसा कोई तत्व नजर आ रहा है, तभी आप उसको कहेंगे। भाई क्राइम में पता चलना चाहिए ना कि ये पर्टिकुलर इंटेंशन से पर्टिकुलर ये एक्ट किया गया। इंटेंशन मैलिशियस था, एक्ट क्या था, मर्डर में आता है, रेप में आता है, चोरी में आता है, क्या आता है, वो अलग अलग है। तो वो इंग्रेडिएंट जो पूरे करते हैं मिलकर क्राइम को, वही इंग्रेडिएंट तो यहां पर सामंत महोदय कह रहे हैं कि कम से कम इतना तो समझ में आए कि असल में वो मामला कैसा है। अगर वो मामला मिलता जुलता है तो वो टॉर्ट है। इसलिए इसका नाम उन्होंने लॉ ऑफ टॉर्ट दिया। और कुछ विद्वानों ने इसी आधार पर बहुत इनकी प्रशंसा की, जिसमें से एक महान विद्वान डॉक्टर जेंक्स हैं। डॉक्टर जेंक्स, डॉक्टर जेंक्स बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि सामंत ने कब कहा कि कोर्ट के दरवाजे नए टॉर्ट को क्रिएट करने के लिए नहीं बने हुए हैं। अगर वो जो कपोत गवाच बनाया है आपने, क्या उसमें और होल्स नहीं बन सकते? मिलता जुलता कोई टॉर्ट मिलाकर आप एक नया टॉर्ट नहीं बना सकते? जेंक्स महोदय ने कहा, मैं उनकी भाषा आपको पढ़ के सुना देता हूं। वो कहते हैं कि सामंत थ्योरी डज नॉट इंप्लाई दैट द कोर्ट आर इनकैपेबल ऑफ क्रिएटिंग न्यू टॉर्ट। कोर्ट इनकैपेबल नहीं है। सामंत ने ये थोड़ी ना कहा कि कोर्ट इनकैपेबल है, नए टॉर्ट्स नहीं बना सकती। अकॉर्डिंग टू हिम द कोर्ट कैन क्रिएट न्यू टॉर्ट बट सच टॉर्ट कैन नॉट बी क्रिएट अनलेस दे आर सब्सटेंशियली सिमिलर। वैसे अगर मिलते जुलते नहीं है तब तो नहीं होगा, यानी वो इंग्रेडिएंट टॉर्ट के होने चाहिए। बहुत अच्छी बात कही। एग्जाम में जेंक्स, विलियम्स और ह्यूस्टन, इन तीनों विद्वानों का अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किसने सामंत की इस थ्योरी के बारे में क्या कहा। अब हम लोग आते हैं, ह्यूस्टन महोदय हैं सॉरी, ह्यूस्टन महोदय विद्वान है, ये भी एक विद्वान है। ये क्या कहते हैं देखिए, सामंट्स critics have misunderstood him. According to him, सामंत never committed himself to a proposition, certainly, ये सब बात नहीं। मेन बात ये कह रहे हैं कि सामंत ने ये कभी नहीं कहा कि ये जो कबूतर खाना है ये इन एग्जॉस्टिव है। यही शब्द एग्जाम में पूछते हैं। ये नहीं कहा गया कि इसका विस्तार नहीं किया जा सकता। ये नहीं किया गया, कहा गया कि इसको बढ़ाया नहीं जा सकता, इसको बढ़ाया जा सकता है। इन दोनों में अंतर क्या है? जेंक्स महोदय न्यायालय की बात करते हैं कि सामंत ने कहा कि नए न्यायालय बना सकते हैं। इन्होंने कहा कि सामंत ने ये कभी नहीं कहा कि आप नए टॉर्ट डेवलप नहीं कर सकते, आपके ऊपर है, आप डेवलप करिए। फिर देखिए, ग्लेविले विलियम्स महोदय आते हैं। ये कहते हैं कि द लॉ कैन बी कलेक्ट इनटू पिजन होल
does not means that those pigeon holes may not be capacious, बढ़ाए नहीं जा सकते, nor does it mean that they are incapable of being added, और ना ही इसमें नहीं जोड़ा जा सकता ऐसा नहीं कहता, लगभग वही बात वो भी कह रहे हैं। लेकिन इनका क्या पूछता है विलियम्स महोदय का जो स्टेटमेंट पूछता है एग्जाम में, वो ये आता है कि द फर्स्ट स्कूल हैज सोन दैट रूल ऑफ लायबिलिटी आर वेरी वाइड। फर्स्ट स्कूल की बात क्या कर रहे हैं विलियम्स महोदय? विलियम महोदय जिस फर्स्ट स्कूल की बात कह रहे हैं वो किसकी है? विनफील्ड महोदय की है। सॉरी, ये बहुत वाइड है, यानी कि ये जो स्कूल है विनफील्ड महोदय का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत विस्तारिक है। क्यों विस्तारिक है, क्यों एक्सटेंटिव है? आप विनफील्ड की परिभाषा को देखिए। विनफील्ड की परिभाषा कहता है कि tortious liability arises from the breach of duty primarily fixed by the law, not only the common law। ये जो ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, कर्तव्य का भंग है, ये विधि द्वारा तय किया गया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, दिस ड्यूटी टूवर्ड्स पर्सन जनरली, नॉट पर्टिकुलरली, नॉट स्पेसिफिकली। ये जो ड्यूटी है ये पर्सन जनरली है, पर्सन जनरली बनाकर इसको इन्होंने रेम बना दिया। पूरे समाज के विरुद्ध ये ड्यूटी प्राप्त है। पूरे समाज को आपके प्रति कर्तव्य का बोध रखना पड़ेगा, आपके प्रति कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। और बाकी बातें वही हैं, ब्रीच ऑफ रेजिस्टेबल बाय इनएक्शन ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, वो छोड़ दीजिए। तो जो मूल मुद्दा है, सामंड इसको बहुत बड़े विस्तार पे चर्चा कर रहे हैं। इसलिए विलियम्स महोदय कह रहे हैं कि सामंड का जो थ्योरी है, वो क्या है? वाइडर है। जबकि जो सामंड की थ्योरी है वो नैरोवर नहीं है, भले कुछ लोग बोल दें, वो विस्तारवादी है, एक्सटेंटिव है, उसमें संख्याएं बढ़ाई जा सकती हैं, वो संकरा नहीं है। हमेशा कहा जाता है, एग्जाम में भी जो प्री में क्वेश्चन बनते, मेंस में क्वेश्चन बनते हैं, वो ये कहते हैं कि सामंड थ्योरी इज रिलेटेड टू दी ईबीजस ईबीरिबिडियम वाइल विनफील्ड थ्योरी रिलेटेड टू दी यूबीजस ईबीरिबिडियम। मतलब सामंड की जो थ्योरी है वो जहां उपचार है वहां अधिकार की बात करती है, और विनफील्ड की थ्योरी जहां अधिकार है वहां उपचार की बात करती है। स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन। आपको सामंड की आलोचना नहीं करनी है, आपको जस्टिफाई करना है। विनफील्ड तो जस्टिफाइड है ही। आपको ये जेंक्स महोदय, ह्यूस्टन महोदय, विलियम्स महोदय और अपनी खुद की जो बातें हम लोगों ने चर्चा की, उसके आधार पे बताना है कि सामंड ने ये कभी नहीं कहा कि नए अपकृत्य पैदा नहीं हो सकते, कपोत गवाच यानी पिजन होल को बढ़ाया नहीं जा सकते। तो ये बात विलियम्स महोदय कह रहे हैं कि द फर्स्ट स्कूल हैज शोन दैट द रूल ऑफ लायबिलिटी आर वेरी वाइड, द सेकंड स्कूल हैज शोन दैट द सम रूल ऑफ एब्सेंस ऑफ लायबिलिटी आर वेरी वाइड। देखिए, नैरोवर नहीं कहा। क्या कह रहे हैं सेकंड रूल के बारे में? कि सम रूल्स ऑफ एब्सेंस ऑफ लायबिलिटी आर वेरी वाइड। जो कुछ नियम जो दायित्वों के एब्सेंस में है वो बहुत वाइड है। बहुत वाइड है का मतलब जहां पर अगर कोई दायित्व नहीं है, नहीं बनता, उसको नहीं लेंगे, लेकिन अगर बनेगा तो लेंगे। नैरोवर नहीं कहा विलियम्स महोदय ने। ठीक है। और इसी आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से लॉ ऑफ टॉर्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट्स की चर्चा आपके बुक में दी गई है। बांगिया साहब ने बहुत अच्छा संक्षिप्त में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं बांगिया की बुक। तो इसको आप पढ़िएगा, इसको जानिएगा। ये विनफील्ड महोदय का है, ये सामंड महोदय का है, क्यों है, इस पर चर्चा हो गई। अब जो हमारा अगला टॉपिक इसी से संबंधित है बच्चों,
वो आ जाता है एसेंशियल ऑफ टॉर्ट। टॉर्ट का एसेंशियल क्या है? एक्ट और ओमिशन। द फाउंडेशन ऑफ एनी टॉर्टियस लायबिलिटी बिगिंस विथ एन एक्ट और ओमिशन बाय द डिफेंडेंट। कोई कार्य या लोप करने से पहले तो कुछ होना ही चाहिए ना, कार्य या लोप होना चाहिए। इसमें आशा नहीं देखना है, टॉर्ट में आशा नहीं होता, वो भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण आते हैं, वो दो शब्द आते हैं इंजीरिया सीने डेमनम और डेमनम सीने इंजीरिया। लेकिन एक्ट और ओमिशन जब होगा आपका, तो दोनों में ही इंजीरिया शब्द आया है, तो हमको ये जानना होगा कि इंजीरिया क्या होता है। लीगल डैमेजेस, एन एक्ट और ओमिशन शुड रिजल्ट इन अ लीगल इंजीरिया मीन्स अ लीगल वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट वेस्टेड इन द प्लेंटिव। वादी के अंतर्गत जो वादी के में जो वेस्टेड है, वादी में जो निहित है, जो अधिकार, विधिक अधिकार, उसका जब उल्लंघन होता है तो उसको बोला जाता है लीगल डैमेज। अब दो शब्दों की यहां पर बात आ रही है। पहला शब्द आ रहा है इंजीरिया सेने डेमनम। इंजीरिया सेने डेमनम का मतलब क्या होता है? क्षति बिना हानि की, क्षति बिना हानि के। लॉस आर डैमेजेस विदाउट इंजरी। इंजरी मीन्स अ लीगल इंजरी। You must be know the particular sense of injury in a contract, a legal injury। लीगल इंजरी होनी चाहिए। अब लीगल इंजरी में बॉडी का कोई लॉस है, इंजरी है, पिक्यूलरी इंजरी है, प्रॉपर्टी को कोई लॉस हुआ है, या रेप्यूटेशन भी आ जाता है, ठीक है, या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी आ जाता है, सब लीगल इंजरी में है। तो आपका हानि तो नहीं हुआ, लेकिन यदि लीगल इंजरी है, आप इसको क्या कहोगे? लीगल इंजरी, ठीक है। अगर लीगल इंजरी हुई है आपको, तो यह माना जाएगा कि टॉर्ट क्रिएट हुआ, यानी टॉर्टियस एक्ट किया गया अगेंस्ट यू। एक बहुत महत्वपूर्ण केस आता है एसबी बनाम वाइड। एसबी बनाम वाइड में लॉर्ड जस्टिस होल्ट थे, इसमें आप लोग देख लीजिएगा, उनका भी नाम एक बार पूछा जा चुका है। होता क्या है कि एक आदमी जिसको चुनाव में अब वोट देना चाहता है, वो उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता है और वो वोट नहीं दे पाता है। हालांकि वो जिस कैंडिडेट को इलेक्ट करना चाहता है, वो कैंडिडेट चुनाव जीत भी जाता है, लेकिन मामला ये व्यक्ति न्यायालय तक ले जाता है और न्यायालय कहती है कि ठीक है उसे लॉस नहीं हुआ, लेकिन उसको लीगल इंजरी हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण केस है सबसे पहले लिखने के लिए। इसी तरह से भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जे का मामला है। इसमें भी लीगल इंजरी माना गया अगर आपको कोई अनलॉफुल डिटेन्ड कर रहा है, और वो भी आपके फंडामेंटल राइट के वायलेशन के रेस्पेक्ट में। नो डाउट हो सकता है कि उसके पीछे के कुछ रीजन सेफ्टी रीजन हो या अदर रीजन हो, कुछ भी आपका हो, लेकिन यदि वो आपके एफआर का वायलेशन कर रहा है, तो वो लीगल इंजरी के अंतर्गत आता है। इन दोनों केसेस को आपको इंजीरिया सिने डेमनम में लिखना होगा। जबकि डेमनम सिने इंजीरिया का है ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब होता है इसको बोलते हैं बिना क्षति के हानि। बिना क्षति के हानि, कोई लीगल इंजरी नहीं हुई है, लॉस हुआ है। जब लीगल इंजरी नहीं हुआ तो मामला नहीं बनेगा। जैसे ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल में क्या था कि एक स्कूल के सामने दूसरा स्कूल खोल दिया गया, उसकी वजह से जो ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल जो पहला वाला स्कूल था, उसमें एडमिशन कम हो गए। तो ये कहा साहब ये इसने जानबूझकर किया है। पहले तो इंटेंशन देखा नहीं जाता, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। दूसरा, उसका फंडामेंटल राइट था स्कूल खोलना, उसका लीगल राइट था स्कूल खोलना, उसने खोल लिया। अब आपके स्कूल में संख्या कम हो गई तो आपकी जिम्मेदारी। तमाम कोचिंग खुल रहे हैं, तमाम स्कूल खुल रहे हैं,
उनका अपना राइट है, आर्टिकल 19(1) मिला हुआ है। अब कोई कहे कि सर पढ़ा रहे थे इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में, छोड़ के चले आए, अपना चालू कर दिए। अरे भाई, उनके पास उनके बच्चे जाएंगे, हमारे पास हमारे बच्चे आएंगे। लीगल इंजरी नहीं है, ये बात इसमें बताई गई। अब उषाबेन भाग्यलक्ष्मी चित्र मंदिर है। अब इसमें क्या हुआ कि एक फिल्म आई थी, संतोषी माता फिल्म आई थी। उसमें एक व्यक्ति की धार्मिक भावना आहत हो जाती है ये देखकर कि लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती माँ, ये तीनों लोग आपस में बाल पकड़ के लड़ाई कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति चला गया कोर्ट में। कोर्ट ने कहा लीगल इंजरी थोड़ी ना है यार, फालतू काम लेके आए हो। ये जब आप नेचर ऑफ सिविल सूट पढ़िएगा वहां पे भी ये मिलेगा, क्योंकि ये नेचर ऑफ सिविल सूट में आता नहीं, सिविल सूट का मुद्दा ही नहीं था। इसी तरह से ये सारे केसेस आपको पढ़ने। अब जैसे एक और मैं केस चर्चा कर लूँ, टाउन एरिया कमेटी वर्सेस प्रभुदयाल का केस है। एक व्यक्ति था इसमें मोटिव का भी रोल है, मोटिव से के एस्पेक्ट पे भी इसमें डिस्कस करते हैं। एक व्यक्ति था, उसने अनलॉफुल कंस्ट्रक्शन करा रखे थे, इनक्रोच करा लिया था प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे कुछ इनक्रोचमेंट कर लिया था। अब हुआ क्या कि वहाँ का जो कलेक्टर था उसका उस व्यक्ति से थोड़ा सा कुछ दुश्मनी टाइप थी। तो कलेक्टर ने क्या किया कि कलेक्टर ने उसकी उस अनलॉफुल जो डेवलपमेंट था उसको डिमोलिश कर दिया। तो ये महाराज चले गए कोर्ट में कि कलेक्टर ने तो ये जानबूझ के किया, कलेक्टर का मोटिव नहीं ठीक था, कलेक्टर का इंटेंशन खराब था। कोर्ट ने कहा पहली बात तो टॉर्टियस लायबिलिटी में, सिविल मैटर में इंटेंशन देखना नहीं है। रही बात मोटिव की, तो बैड मोटिव किसी गुड एक्ट को बैड नहीं बना देगा, और गुड मोटिव किसी बैड एक्ट को गुड नहीं बना देगा। दैट्स मीन मोटिव का कोई क्रूशियल रोल टॉर्ट में यानी सिविल में अप्लाई नहीं होता, क्राइम में भी नहीं होता, खाली एविडेंस के तौर पर लिया जाता है। मियर ऑन द बेसिस ऑफ मोटिव किसी को कन्विक्ट नहीं कर सकते। भाई हमारा मोटिव, हमारा एक्ट सही है गलत है वो देखेंगे। हमारा मोटिव ये है कि भाई हम चोरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गरीब बच्चों को खाना खिलाएंगे, तो क्या हमारा चोरी जस्टिफाई हो जाएगा? तो खैर, तो इस मामले में लीगल इंजरी नहीं हुई है प्रभुदयाल साहब को, क्योंकि वो तो खुद गलत हैं। इस पे एक मैक्सिम भी आती है, एक्स टर्फी कॉजा नॉन ऑरिटर एक्टियो, नो वन कैन ब्रिंग अ सूट फॉर एनी इमोरल एक्ट, इलीगल एक्ट। तो आप तो खुद गलत हो और आप बोल रहे हो साहब हमारा जो है लीगल इंजरी होगा। लीगल इंजरी नहीं है। तो ये केसेस आपको पढ़ने में, केस दोहरा दे रहा हूँ, ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल केस, मुगल स्टीमशिप कंपनी वर्सेस मैकग्रेगर गो एंड कंपनी, उषाबेन वर्सेस भाग्यलक्ष्मी चित्र मंदिर, चेम्समोर वर्सेस रिचर्ड्स, ब्रेडफोर्ड कारपोरेशन वर्सेस पीकल्स का बहुत इंपॉर्टेंट केस है, टाउन एरिया कमेटी वर्सेस प्रभुदयाल, पाकदाला नरसिम्हन वर्सेस कमिश्नर एंड स्पेशल ऑफिसर वेल्लोर म्यूनिसिपैलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसका संबंध इधर से है, मैं इसको मिटा दूं ताकि साफ साफ दिखाई दे आपको, और इधर ये दो केस आपको साफ साफ दिखाई दे। तो बच्चों ये एसेंशियल और टॉर्ट में हम लोगों ने इसका डिस्कशन कर लिया। और अब हमारा अगला टॉपिक है फॉल्ट लायबिलिटी एंड नो फॉल्ट लायबिलिटी।